सेल मेम्ब्रेन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल खुशी टेक्निकल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल का पार्ट 2। जैसा कि सेल का पार्ट 1 में आपको बताया गया था सेल थ्योरी, सेल्स क्या होते हैं, उसकी बेसिक चीज़ें बताई गई थी। तो पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे सेल के फंक्शन एंड सेल का स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सेल, क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, इस डायग्राम से हमें सारी चीज़ें, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना है। कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इस सेल है क्या, ठीक है। इस सेल्स के जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए सेल्स जो हमारा होता है, ये आपकी कोशिका है और कोशिका के बाहरी आवरण में मेम्ब्रेन और एक वॉल होते हैं। एक कॉमन सा सेल ले लो, ठीक है ना। प्लांट सेल्स लो ना एनिमल सेल्स लो, अभी हम किसी कॉमन सेल्स की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो कॉमन सेल्स की बात करें तो इसमें जो सेल्स की बाहरी आवरण होती है उसमें वॉल, ठीक है, एक वॉल होता है और एक आपका होता है मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब कि आपका मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होता है और एक होता है सेल वॉल, ठीक है। तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। देखिए प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दो होते हैं, यही सबसे कॉमन सा डिफरेंट है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में, ठीक है। यही सबसे कॉमन डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए जो हमारा वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल को कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन जो आपका होता है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में उपस्थित होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, कॉमन सा डिफरेंट है और यही डिफरेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेल वॉल किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, बोथ, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, प्लांट में भी एनिमल्स में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये वॉल और मेम्ब्रेन होते क्या हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे कि ये सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। देखिए सेल वॉल के बारे में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सेल वॉल किसे कहते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेल वॉल क्या होता है, कोशिका का एक ऐसा पार्ट होता है जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि इट इज फाउंड इन प्लांट सेल्स, मतलब कोशिका के प्लांट सेल्स में, कौन से कोशिका में, प्लांट सेल्स में, बोलना पादप कोशिका में सेल वॉल उपस्थित होता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये आपका प्लांट सेल्स है, ये डायग्राम को देख रहे हैं आप, ये प्लांट सेल्स है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सॉरी प्लांट सेल्स नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, ये आपका वॉल है और ये वॉल जो होते हैं वो 3 होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले आप आइए अपने पॉइंट पे। हमने आपको क्या बताया कि इट इज फाउंड इन प्लांट सेल्स में सेल वॉल उपस्थित होते हैं। प्लांट सेल्स वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, मतलब कि जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज जो आपका होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट से मिलकर, कैसा कार्बोहाइड्रेट, तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके अलावा सेल वॉल जो होता है, ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सेल वॉल के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्नरी एंड मिडिल लेमला, ठीक है। मिडिल लेमला को भी छोड़ दो, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्नरी वॉल। जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा था, मैंने आपको दिखाया था, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी और एक टर्नरी वॉल है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच की जो लेयर होती है, ठीक है, वहां पे एक वॉल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेमला बोलते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच की लेयर में जो
वॉल होती है उसे मिडिल लेमला के नाम से जाना जाता है। मिडिल लेमला को हम प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल मिडिल लेमला एंड प्लांट सीमेंट। ओके, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होता है, ठीक है, वो सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और जो सेलुलोज होता है वो डेड होता है। ठीक है, और जो हमारा सेल वॉल होता है उसमें जो वाटर की कैपेसिटी, जो वाटर की मात्रा होती है, ठीक है, वो कितनी होती है 0.1 होती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सेल वॉल के बारे में हो गया। सेल वॉल से कोई क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं। एक चीज आता है कि सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, तो सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सेल वॉल कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेल का एक हमारा पार्ट खत्म हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपको बताया गया कि सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है, वैसे ही आपका जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? तो फास्फोलिपिड से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारा होता है, ठीक है, वो फास्फोलिपिड, ठीक है, फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर से कोई खराब चीज को अंदर नहीं आने देती और अंदर से कोई अच्छी चीज को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, ये कोशिका की रक्षा करने का भी काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए, उसके बाद हमने आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कंप्लीट करा दिया। ठीक है, देखिए, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में आपने क्या क्या चीजें पढ़ा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, आपके डाउट भी खत्म हो जाए। आपने सेल वॉल में पढ़ा कि सेल वॉल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे, किससे मिलकर बने होते हैं? तो कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, सेलुलोज में वाटर की मात्रा 0.1 होती है। सेलुलोज आपका कैसा होता है? डेड होता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे सेल वॉल जो होता है वो कोशिका का सबसे कठोर पार्ट होता है। सेल के तीन पार्ट होते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्नरी वॉल। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक वॉल होता है जिसे आप लोग मिडिल लेमला या प्लांट सीमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिटवीन टू सेल मिडिल लेमला या प्लांट सीमेंट। ठीक है, इतनी चीजें आपको बताई गई। ओके, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक पार्ट में जिसे हम बोलते हैं कोशिका के अंदर केंद्रक। ठीक है, देखिए, ये आपका कोशिका का एक पार्ट खत्म हो चुका, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये आपका क्लियर हो चुका। अब सेल के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे आप लोग बोलते हो केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। ठीक है, हम उसे न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसे हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, इसे केंद्रक के नाम से जानते हैं। अब ये केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, केंद्रक होता कहाँ पे है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका में केंद्रक कोशिका के बीच में मध्य में पाया जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो बच्चों, आपको बताया जाए कि कोशिका की खोज, ठीक है, किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलिए, उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो आपका केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। देखिए, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस डायग्राम को ही देखिए और इस डायग्राम से ही आपको सारी चीजें क्लियर करा दी जाएगी। ठीक है, तो बच्चों, ये केंद्रक है।
कोशिका, कोशिका के अंदर क्या, केंद्रक। केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका के मध्य में होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा सा पदार्थ भरा होता है, ठीक है, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर आप बोलते हो केंद्रक द्रव्य, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं बच्चों, आप भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलोगे, तो केंद्रक द्रव्य या फिर इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमने क्या बताया आपको कि केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमारा होता है, जो हमारा केंद्रक द्रव होता है, वो अम्लीय होता है, ठीक है, एसिड होता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसे केंद्रक रस या न्यूक्लियर सैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, केंद्रक रस के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, किसी केंद्रक रस के नाम से जानते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म का अम्लीय पार्ट, मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो अम्लीय एसिड होता है, तो उसे हम लोग केंद्रक रस या न्यूक्लियर सैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। केंद्रक के अंदर एक संरचना दिखाई देती है, केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना बनी होती है, जिसे हम लोग केंद्रिका के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर्स के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, तो केंद्रिका के नाम से जानते हैं। केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो केंद्रिका की खोज फोंटानक नामक, ठीक है, फोंटानक नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनकी खोज केंद्रिका की खोज फोंटानक नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। क्या क्या बताया मैंने, कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रिका, ठीक है। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो फोंटानक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने केंद्रिका की खोज की थी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब केंद्रक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं। देखिए, केंद्रक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो आपको बताया जाए कि केंद्रक कोशिका का सबसे लार्जेस्ट या सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता तो उसे हम लोग ब्रेनलेस कहते हैं। जिस सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता उसे ब्रेनलेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ओके। उसके अलावा कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल क्यों कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बोले तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग केंद्रक को माना जाता है, और जो हमारा कोशिक केंद्रक होता है ये सेल में क्या करता है, न्यूक्लियर सेल के पार्ट को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। मैनेज करने का मतलब ये कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है, क्या प्रॉब्लम है हमारे सेल्स में, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है, केंद्रक करता है। इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल्स या मैनेजर ऑफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए आरएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है, किसमें, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको बताया जाए कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए की जो खोज हुई थी, मतलब डीएनए का जो मॉडल था, ठीक है, उसकी खोज वॉटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डीएनए की मॉडल को प्रस्तुत किया था। और आरएनए की खोज या आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक मिशर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आरएनए के मॉडल को प्रस्तुत किया था, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा आपको जानना ये है कि जो डीएनए है, ठीक है, DNA and RNA are made from nucleotide each connecting a 5 carbon sugar backbone phosphate group and a nitrogen base से मिलकर बना होता है। DNA हमारा, ठीक है, 5 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो DNA होता है वो प्रोवाइड द कोड
for the cell's activities will RNA convert that code into protein to carry out cellular function। ठीक है, मतलब डीएनए जो होता है वो प्रोवाइड करता है कोड फॉर द सेल्स एक्टिविटीज एंड आरएनए कन्वर्ट टू द कोड इनटू प्रोटीन टू कैरी आउट सेलुलर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद बच्चों डीएनए जो हमारा होता है वो डबल संरचना होता है, डबल कुंडली संरचना होती है, द्वि कुंडली संरचना होती है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर होता है। और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, उसके अलावा डीएनए आपका जो होता है, ठीक है, वो डीएनए इज स्टेबल अंडर एल्काइन ग्रुप का होता है, कंडीशन विल आरएनए इज नॉट स्टेबल। ठीक है, डीएनए आपका एल्काइन का होता है बट आरएनए नो। ठीक है, उसके अलावा बच्चों डीएनए क्या होता है, डीएनए की लोकेशन क्या होती है, डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, तो आप जानते हो, आपको बताया गया अभी कि न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज द लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल एंड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि जो हमारा डीएनए होता है वो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक का खुद का डीएनए होता है, उसे किसी से लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आरएनए में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और राइबोसोम में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिकांग होता है। अभी इसको आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए डीएनए का फंक्शन क्या होता है, उसके फंक्शन डीएनए के क्या होते हैं, तो डीएनए इज ए फंक्शनल इज द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक। ठीक है, ये ट्रांसमिशन करता है जेनेटिक को, इंफॉर्मेशन देता है इट फ्रॉम एज द मीडिया फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है, एंड आपका जो आरएनए होता है, आरएनए फंक्शन इज द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कोड दैट इज necessary for the protein creation from the nucleus to the ribosome। ठीक है, उसके अलावा अभी आपने पढ़ा था, आपको बताया गया था नाइट्रोजनी बेस के बारे में कि 5 नाइट्रोजनी बेस डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। तो जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में किसका बेस पेयरिंग बनता है। ठीक है, तो डीएनए में ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है और एडेनिन थाइमिन के साथ बनाता है। ठीक है, एंड यहीं पे आपका जो आरएनए होता है वो ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है और एडेनिन यूरेसिल के साथ बनाता है। मतलब कि डीएनए में, ठीक है, डीएनए में थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, लेकिन आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। मतलब आरएनए में थाइमिन अनुपस्थित होता है और डीएनए में यूरेसिल अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपके हुए क्या, नाइट्रोजनी बेस के बारे में और डीएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए आपका पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, डीएनए और आरएनए। उसके अलावा बच्चों इस डायग्राम में देखिए, आपको अभी मैंने बताया क्या क्या चीजें आपका कंप्लीट हुआ, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डीएनए, न्यूक्लियस, एकदम बेसिकली कंप्लीट हो गया। आप यहां से किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपको इतनी चीजें पहले क्लियर कर देते हैं। क्या क्या चीजें क्लियर करनी है आपकी, तो बच्चों आपको बताना है सबसे पहले कि प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सेल वॉल किस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता है कि प्लांट सेल्स किस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट सेल्स में सेल वॉल किस में उपस्थित होते हैं, सॉरी क्वेश्चन है कि सेल वॉल किस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे सेल वॉल से आता है कि सेल वॉल किससे बने होते हैं, तो सेल वॉल जो होता है सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन एक आता है कि सेल वॉल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हो 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्नरी। ठीक है, ओके,
तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। डीएनए से डीएनए का फुल फॉर्म या आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लेता है। उसके अलावा डीएनए से आपका ये पूछ लेता है कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी बेस नहीं पाई जाती। तो आपको बताया गया कि डीएनए में थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन मतलब यूरेसिल आपका एब्सेंट होता है। और आरएनए में क्या अनुपस्थित होता है, तो थाइमिन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ये आपके सारे क्वेश्चंस आपको भी कराया जाएगा जब आपका ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, अगर इसके बारे में आप बात करोगे तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। जो कोशिका है ये आपका, ठीक है, ये आपका कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, ये जो पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, देखिए डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम को देखोगे ध्यान से तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है। साइटो का मतलब सेल और प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, मतलब कि एक लिक्विड पदार्थ या लिक्विड द्रव। ठीक है, तो आप बता सकते हो। उसके अलावा साइटोप्लाज्म या मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ध्यान समझिएगा, हमने क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, ध्यान समझिएगा क्या क्या बताया आपको। साइटोप्लाज्म जो आपका होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियर और क्या साइटो, है ना, मतलब साइटोप्लाज्म किसके बीच में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। ठीक है, चाहे आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, इसकी परत जो होती है, ठीक है, किसकी परत, साइटोप्लाज्म की परत। साइटोप्लाज्म की जो परत होती है वो बच्चों लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे, तो लिपोप्रोटीन से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद बच्चों साइटोप्लाज्म, अब देखिए यहाँ पे एकदम डाउट क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या मिलकर बना, प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जीवद्रव बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने किसकी बात की है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, मतलब साइटोप्लाज्म और केंद्रक है ना, न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, जीवद्रव बनाते हैं, जिसे आप लोग बोलते हो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर उपस्थित होता है। ठीक है, 90% आपका वाटर साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि खनिज, मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, मतलब ये सारी चीजें आपका क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बेसिकली समझा दिया, लेकिन कल आपको लिख के बताया जाएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपको मैंने ऐसे ही बेसिकली बताया। तो कल की हम क्लास में क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा कल की क्लास में। और टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार। ठीक है, सेल के 2 प्रकार होते हैं,
यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो कल की क्लास में साइटोप्लाज्म और पार्ट ऑफ सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है आपकी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए। जितने भी आपके स्टूडेंट, जितने भी आपके दोस्त बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उन सभी को इस वीडियो को शेयर करिए।